कि ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जो बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर जिले, ब्लॉक और गांव में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मददगार हो। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। किस प्रकार मिशन ओरिएंटेड है, इसे आपने पूरी दुनिया के सामने एस्टैब्लिश किया है। साथियों, ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे 1 से हमारी बजट हो या हमारी नीतियां हो, एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट किया है। कोरोना के 11,499 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 23,598 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,21,881 सक्रिय मामले हैं। % पर आ गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.01 पहुंच गया है। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,29,05,844 तक पहुंच गया है। देश में अब भी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,21,881 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 4,22,46,884 हो गई है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के दैनिक और पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 52 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 85 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 520 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,77,17,68,379 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। तो में 28 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों पर नहीं जाने का परामर्श दिया है। मिशन ने कहा कि विभिन्न सीमा चौकियों पर स्थिति संवेदनशील है और दूतावास भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रहा है। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विशेष विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंच गया है। यह विमान विद्यार्थियों को लेकर मुंबई पहुंचेगा। शॉर्ट कर लिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों में देवघर की रहने वाली ब्यूटी भी शामिल है, जिसने वीडियो जारी कर वतन वापसी के लिए मदद मांगी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण झारखंड के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हैं। इसमें देवघर की रहने वाली मेडिकल की छात्रा ब्यूटी का भी नाम शामिल है। ब्यूटी के पिता पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव ने अपनी बेटी की सुरक्षा के प्रति चिंता जताई है, साथ ही उसकी सुरक्षित वापसी को लेकर गुहार लगाई है। Indian governments that please help us and take out from here. Thank you. बंकर में जा रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे भी उधर ही हैं। आप लोग ऐसा कुछ हो जाने वाला है? नहीं, हमें ये बात पहले नहीं पता थी। हमारी 26 की फ्लाइट थी एंड 24 को हमें सुबह मैसेज आता है कि द एयरपोर्ट्स आर क्लोज्ड। देन हमें पता चलता है कि यहाँ पे सुबह सुबह जो हमारा एयरपोर्ट है
देवघर निवासी ब्यूटी बोगो मोल्टस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं तथा फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर ब्यूटी ने वीडियो साझा कर वतन वापसी की अपील की है। लेकिन वही है कि सामान वो भाग दौड़ अगर होता है कभी बंकर में कभी हॉस्टल में तो फिर मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है वो खाना बनाने का जो सिस्टम है वो लाइन पर है, बिजली पर, गैस है नहीं। तो अगर बिजली कटती है धमाका के कारण तो फिर वो मुश्किल होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि देवघर निवासी ब्यूटी समेत सभी छात्र छात्राओं की घर वापसी की आकांक्षाएं शीघ्र पूर्ण होंगी तथा वे सुरक्षित और सकुशल जल्द अपने घरों में परिजनों संग होंगे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गई लातेहार की बेटी राजनंदिनी युद्ध के बीच कीव में फंसी है। राजनंदिनी के परिजनों ने सरकार से उसकी सकुशल वापसी को लेकर गुहार लगाई है। यूक्रेन में राजनंदिनी के फंसे होने के कारण बरवाडी में पूरा परिवार परेशान है और बेटी की सुरक्षित वतन वापसी के लिए हर स्तर पर मदद की गुहार लगा रहा है। बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और वहाँ के हालात जो भी है जो दयनीय है। और हम भारत सरकार से, स्टेट सरकार से और यहाँ के डीसी साहब से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जो जितना हो मदद किया जाए, कोई व्यवस्था किया जाए। मोदी सरकार से भी मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे लोगों को सुरक्षित ले आए। राजनंदिनी के माता पिता जहां लगातार उससे संपर्क बनाए हुए हैं, वहीं वो भी अपने अभिभावकों को यूक्रेन के ताज़ा हालात से बाखबर कर रही है ताकि उस समय तक वो पहुंच सके। यूक्रेन में फंसी हुई और हम सरकार से यही चाहते हैं कि मेरे बेटी को जल्द से जल्द लिया। आपकी बात हुई आपकी बेटी से? हाँ, बात संपर्क में बराबर बने हुए हैं। क्या बताया उसने? वहाँ का हालात अच्छा नहीं है, वहाँ खाने पीने की सुविधा सब बंद हो गया है। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से उम्मीद है कि मेरी बेटी को लिया है। यूक्रेन में फंसे भारतवंशियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लातेहार की बेटी राजनंदिनी जल्द ही अपने घर में अपनों के बीच होगी। यूक्रेन में बने नए गतिरोध के बीच अपने निजी खर्च से झारखंड वापस आने वाले राज्यवासियों के टिकट की राशि झारखंड सरकार रिम्बर्स करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। यूक्रेन में पढ़ने या रोजगार के लिए गए झारखंड वासियों अथवा उनके परिजनों से अपील है कि कंट्रोल रूम के नंबरों पर संपर्क कर जानकारी देने की कृपा करें। केंद्रीय मत्स्य विभाग के निदेशक एच.एम. द्विवेदी ने आज देवघर जिले में ब्लू रेवोल्यूशन और पीएम मत्स्य संपदा योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिले के कुंडा क्षेत्र में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण भी किया और जिला मत्स्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक जानकारियां इकट्ठा की। निदेशक ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा मत्स्य पालकों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की योजनाएं जो चल रही हैं उन्हीं को देखते आ रहे हैं। हम लोग रांची में भी देखे, कल हजारीबाग में देखे, देर रात में यहाँ पहुँच गए देख के, अभी फिर यहाँ देखेंगे कुछ। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को आज एक और सफलता मिली है। पलामू पुलिस ने JJMP के एरिया कमांडर अरविंद राम को उसके 5 सहयोगियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान सूचना मिली थी कि जिले के हुसैनाबाद थाने के कुलडीह गांव के पास ये उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने इन्हें सरसों के खेत में छिपे देखा और इन्हें घेर कर सरेंडर करने को कहा। अपने को घिरा देख सभी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। इनके पास से 1 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा गोली और 7 पीस मोबाइल बरामद हुए हैं। डिमांड करता था, उन्हें डराता था, कई लोग डरते उसको लेवी दे भी देते थे। वो उसकी गिरफ्तारी जो है वह SSB जो औरंगाबाद जिले में डिप्यूटेड है, SSB की टीम और हमारे हुसैनाबाद अनुमंडल की पुलिस टीम ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में किया है। कुल 6 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एरिया कमांडर अरविंद राम है,
इसका 15 केस का आपराधिक इतिहास है। अभी ये इधर एक अन्य घटनाक्रम में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 लाख के इनामी नक्सली बालक गंजू और सुदर्शन भुइयां को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों को 23 अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साझेदारी में मॉडल करियर सेंटर MCC की स्थापना की है। टाटा स्टील फाउंडेशन के निदेशक चाणक्य चौधरी ने जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित मॉडल करियर सेंटर में टाटा स्टील फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ CII की साझेदारी से स्थापित इस मॉडल करियर सेंटर का उद्घाटन किया और युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया। इनिशिएटिव है जिससे कि कुछ भी बच्चे जहां भी स्किल हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं और कोई कहीं पे भी नौकरी ऑफर कर रही है तो ये MCC के थ्रू उसकी मैचिंग कर सकते हैं। इस अवसर पर परिसर में पहली बार मेगा जॉब फेयर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनके पास तकरीबन 2400 पद रिक्त हैं। टाटा स्टील के स्किल डेवलपमेंट अधिकारी कैप्टन अमिताभ ने बताया कि मेगा जॉब फेयर के लिए वैसे तो 7000 लोगों ने निबंधन कराया था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 2500 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। करीब 2500 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग जॉब यहाँ पर अवेलेबल था। लेकिन जो 7000 लोग हैं जिनको हमने रजिस्टर किया, उनको फेजेज में हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे बुलाएंगे। इधर मेगा जॉब फेयर में रोजगार की आस लिए आए प्रतिभागी कुणाल सिंह ने बताया कि उन्होंने डिप्लोमा किया है और यहाँ डिप्लोमा से संबंधित कई पद की रिक्तियाँ निकली हैं। डिप्लोमा टूल एंड डाई। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं? यहाँ सर जॉब की उम्मीद में आए हम लोग। यहाँ कौन पद के लिए आए? हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा के लिए वेरियस पोस्ट निकला, उसी के लिए आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जमशेदपुर में रोजगार से जुड़े इन पहलों का बेहतर फलाफल निकलेगा और युवा अपनी मनचाही नौकरी पाकर परिवार तथा समाज को संबल प्रदान करने वाले बन सकेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राजधानी स्थित रांची प्रेस क्लब सभागार में सिटीजन्स फाउंडेशन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिटीजन्स फाउंडेशन एवं रांची प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में मीडिया फेलोशिप की घोषणा की गई। प्रख्यात पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त के नाम पर मीडिया फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसका मकसद इस पेशे से जुड़े पत्रकारों को उनके महान कार्य से प्रेरणा देना है। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि राज्य की संस्कृति, लैंगिक असमानता और पंचायती राज संस्थान के विकास में भूमिका शोध की विषय वस्तु होगी। श्री पद्मश्री बलबीर दत्त जी के नाम पर हम लोग एक फेलोशिप का घोषणा है हमारे से। इस फेलोशिप के लिए जो फंडिंग है वो हमारे जो पार्टनर हैं वो सिटीजन फाउंडेशन की ओर से है और जो पूरी प्रक्रिया है वो रांची प्रेस क्लब के साथियों ने और हमारे पार्टनर के साथ मिल के बनाई गई है। हम इसमें इस फेलोशिप में 3 पत्रकारों का चयन करेंगे। तीनों पत्रकारों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सिटीजन्स फाउंडेशन के CEO गणेश रेड्डी ने इस अवसर पर कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार को राशि प्रदान की जाएगी। ये है कि बहुत सा पत्रकार को लिखना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ग्राउंड में जाके रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, कई तरह की चीज़ों का उनके पास में उसके लिए प्रोविज़न नहीं रहता है। तो इसके माध्यम से हम उनको कुछ फंड करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने खर्च को मीट कर पाएंगे। मीडिया फेलोशिप के अंतर्गत प्रति फेलो को 50,000 रुपए की ग्रांट राशि दी जाएगी और इस फेलोशिप की अवधि 1 वर्ष की होगी। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।
पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान सर्वाधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश खूंटी के अड़की में हुई। चाईबासा में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और गढ़वा में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल राज्य के दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और मध्य क्षेत्र में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। राजधानी रांची में राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता के दूसरे दिन राज्य के 12 जिलों के प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। आभासी माध्यम से संचालित कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बारी बारी से निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक पीयूष प्रांजपे ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड स्थित पीपल गांव के बन बिहारी महतो कृषि के उन्नत तकनीक को आत्मसात कर एक सफल किसान के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं उनके किसानी के सफर को। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित पीपल गांव के सफल किसान बन बिहारी महतो आज आदर्श किसान के रूप में जाने जा रहे हैं। साल 2019 में जिला उद्यान विभाग के सहयोग से कोरोना काल के दौरान उन्होंने 5000 पपीते के पौधे लगाकर सबको चौंका दिया था। आज वो 5 एकड़ में बैगन, शिमला मिर्च, टमाटर, करेला, नेनुआ और अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हाँ, ब्रिंजल उंजल का जो है खेती है, तराई उराई का जो खेती या जो भी है आपका वो परंपरागत वाला जो खेती है वो भी चलते आ रहा है। लेकिन हम रिजल्ट देखना चाहते हैं और दूसरा किसान को हम बताना भी चाहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ग्राफ्टेड विधि से इसको कलम किए हैं, अपना नर्सरी से हम कलम किए हैं। उधर जो आप देख रहे हैं ये टमाटो जो देख रहे हैं ये टमाटर भी अपने हम कलम किए हैं। बन बिहारी महतो परंपरागत खेती के साथ ही कृषि के उन्नत तकनीक और सिंचाई की टपक विधि का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उनके खेत में ग्राफ्टिंग द्वारा उगाए गए एक एक बैगन का वजन 1 किलो से अधिक होता है और इन बैगनों की बाजार में मांग भी खूब है। बन बिहारी बताते हैं कि उन्होंने ग्राफ्टिंग कर सब्जी की खेती करने का प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ से लिया और आज वो दूसरे किसानों को भी इस तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरे राज्य के तर्ज पर हम यहाँ जो आप जो खेती देख रहे हैं ये मामूली बैगन नहीं है, ये ग्राफ्टेड ब्रिंजल है और ये हम अपना छत्तीसगढ़ रायपुर से अपना VNR का कंपनी वहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करके हम अपना ये ग्राफ्टेड हम बागान हम शुरू किए हैं। बन बिहारी महतो किसानी के काम से सालाना 4 लाख से ज्यादा कमाते हैं और पिछले 3 सालों से 15 से अधिक मजदूरों को अपने खेतों में काम भी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हम काम कर रहा 2-3 साल से बैगन, टमाटर, ननुआ ये सब कर रहा है। এখানে বন বিহারি দাদার সবজি লাগানো আছে। আজ 3 সাল আগে এখানে কাজ করা হচ্ছে। এখানে কাজ করে আমাদের খুব আনন্দই চলছে। অবশ্য जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने कहा कि कुछ अलग करने की ललक ने बन बिहारी महतो को कामयाब और खास बनाया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उन्हें अनुदानित राशि पर नेट सेट दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना के तहत इन्हें डीप बोरिंग कर टपक विधि सिंचाई करने का अवसर मिला है। सेट नेट बना हुआ है, ये भी हम लोग अनुदानित दर पर इनको उपलब्ध कराए हैं। विगत दिनों इन्होंने इस पर गांठ गोभी और जो भी लीफी वेजिटेबल्स होता है इसके अंदर सफलतापूर्वक उगाए हैं। वहीं सब्जी प्रसार कार्यकर्ता मुकेश कुमार बताते हैं कि बन बिहारी महतो की समय समय पर कृषि के उन्नत तकनीकों से रूबरू उन्हें कराया जाता है ताकि वे अपना उत्पादन और अधिक बढ़ा सकें। इनको समय समय पे हम लोग तकनीकी रूप में जब इनको दिक्कतें आती है तो हम लोग इनको जो खाद है, उर्वरक है, इसके बारे में पूछते हैं तो इसकी जानकारी देते हैं। अपनी मेहनत और सरकारी मदद तथा प्रोत्साहन की बदौलत वन बिहारी महतो ने किसानों को वो मुकाम हासिल कराया जो उन जैसे माटी पुत्रों को भीड़ से अलग करता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।
यूक्रेन में फंसे झारखंड वासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कंट्रोल रूम का नंबर है 051-248-1055 और 051-248-0058। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र में देबू मंडल की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां मृतक परिजनों और ग्रामीणों ने तालझारी साहिबगंज मुख्य पथ मार्ग को जाम कर दिया, वहीं विधायक अनंत ओझा ने विधानसभा में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। राहत की बात है कि दोगुनी रफ्तार से मरीज रिकवर हो रहे हैं। हालांकि बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 85 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 52 नए मरीज मिले हैं। एनआईए ने सरायकेला खरसावां जिले के कुकरूहाट बाजार में पुलिस बल पर हमला कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले की जांच शुरू कर दी है। एनआईए ने माओवादियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले अब्राहम टूटी को रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला शिक्षा स्थापना समिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अप्रशिक्षित 125 शिक्षकों को विभागीय संकल्प के अनुरूप ग्रेड 1 और प्रारंभिक विद्यालयों में 210 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त ने जिला टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी का आदेश दिया। साथ ही अवैध खनन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने के लिए खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया। पाकुड़ के उपायुक्त ने पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया। इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता मिलन आयोजित कर जिले के दूरदराज गांव शहर से आए फरियादियों की समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर उन्होंने समस्याओं के निवारण के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान को लेकर लोहरदगा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन डबल बुल को जारी रखने का निर्णय लिया गया। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के ओटा गांव के एक ही परिवार के 2 सदस्यों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा है कि कल से 3 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह करेंगे। 1 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत 0 से 5 साल के 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। इसके अलावा दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों और बेसहारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के गरीब मजदूर आदिवासी प्रधानमंत्री आवास पाकर अभिभूत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। गिरिडीह के पहाड़पुर पंचायत के चंदा ढाब की सरिता बास्के को भी इस योजना का फायदा मिला है। सरिता कहती हैं कि प्लास्टिक और खपड़ा से बने घर में वो पहले रहती थीं। बरसात में बहुत परेशानी भी होती थी, लेकिन अब घर मिलने से जिंदगी आसान हो गई है। इसी तरह गुड्डन मांझी और मुन्नी देवी जैसी जरूरतमंदों की भी जिंदगी भी आवास मिलने से आसान हुई है। पहले मिट्टी का घर था, बरसात का दिन पानी चुराता है, हम लोग को बहुत कष्ट में था। अभी सरकार दिया मकान तो बना रहे हैं। गरीब भी और एकदम खपरा के घर भी और प्लास्टिक से हमने कोई नियर से रह लिए तो एकरा में से देखिए हमने के सरकार दल को तो एकरा में हमने बड़ी खुशी होकर खातिर ला एकदम पूरा धन्यवाद दिया। साड़ा तहलन तिया दाग जरक कान तिया चंदा ढाब के बड़कू हेम्ब्रम भी पहले खपड़ा और मिट्टी के घर में रहते थे, इससे इन्हें काफी परेशानी होती थी। आंधी तूफान में छप्पर उड़ जाता था। कुछ इसी तरह की परेशानी चरखू और सुमित्रा जैसे लोगों की भी थी, लेकिन अब सरकार की ओर से घर मिला तो ये काफी खुश हैं। पहले कच्चा मकान में खपरेल के घर में आ लिए और अभी हमने के पक्का मकान मिल गया है, इसलिए सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद दिल खोजाइए। खपरा का घर था और गरीब भी हैं, बहुत बारिश में बहुत तकलीफ हो रहा था हम लोग को, उसी वजह से देखो अभी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि अभी इसकी वजह से हम खुश हैं। इस पहाड़पुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत 465 आवास की स्वीकृति मिली है। इसमें से 300 मकान बन चुके हैं और शेष लोग अपने सपने का आशियाना पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। पहले माटी का घर था, पानी बरसात का दिन में पानी गिरता था, चुता था, लेकिन अब सरकार ने दिया हम लोग कॉलोनी तो बनाए, ढलाई किए, बढ़िया से घर बनाए। सरकार देने चाहते हैं धन्यवाद। इस योजना से गरीब मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। गरीबों को अपना पक्का आशियाना मिल रहा है, इससे इनकी जिंदगी में बदलाव दिख रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबिनार को किया संबोधित, कहा बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को बढ़ावा देता है यह बजट। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हो रही है वतन वापसी, झारखंड वापस लौटने वालों का टिकट का पैसा रिम्बर्स करेगी राज्य सरकार। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, पलामू में 6 और लातेहार में 2 इनामी नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। और मौसम में एक बार फिर दिखेगा बदलाव, आज और कल राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी
बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।